हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गैंगस्टर द कॉप एंड द डेविल मूवी को। मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक सरफरा कातिल एक माफिया बॉस से भिड़ जाता है और उसका क्या अंजाम होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आज की इस मूवी में। तो मूवी की शुरू होते ही हम देखते हैं कि कातिल एक शिकार का पीछा कर रहा होता है और सुनसान हाईवे पर वो अपनी कार से शिकार की गाड़ी में टक्कर मार देता है। और जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वो अपनी गाड़ी की हालत देख के परेशान हो जाता है और इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपनी डैमेज कार के फ़ोटो खींचने लगता है। ये सब कुछ कातिल को बर्दाश्त नहीं होता और वो चाकू निकाल के उसके पेट में पेल देता है। कातिल उस इंसान को उठाकर उसकी गाड़ी पे ले जाता है और वहाँ पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी ज़िंदगी की लीला वहीं समाप्त कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताइसुक इस केस की छानबीन के लिए आया हुआ होता है। ताइसुक काफ़ी बारीकी से छानबीन कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र कार के डैमेज हिस्से पर पड़ती है और सबूत के तौर पर इस डैमेज हिस्से का फ़ोटो खींच लेता है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर डॉन सू की ओर। डॉन सू जो कि एक माफिया बॉस है, वो अपनी एक मीटिंग के लिए दूसरे माफिया बॉस के पास आता है। ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी इनके चेले आपस में गुटरगू करने लगते हैं। ये गुटरगू सुनकर डॉन सू को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर सबसे पहले अपने ही चेले के घुसंड पिलाता है। दूसरे बॉस के चेले के वो दांत बाहर निकाल लेता है और उन दांतों को माफिया बॉस के ड्रिंक में डाल देता है। ये देखकर माफिया बॉस की पैंट गीली हो जाती है और वो डॉन सू से डरने लग जाता है। वहीं ताइसुक पुलिस स्टेशन में अपने साथी ऑफिसर्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि ये सारे खून एक सीरियल किलर कर रहा है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ताइसुक की बात पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। इन सब से ताइसुक का माथा खिसक जाता है और वो बहुत निराश हो जाता है। इधर डोंग सू मीटिंग फाइनल करके अपनी कार से वापस जा रहा होता है, तभी किलर पीछे से आके उसकी कार में टक्कर मार देता है। डोंग सू बाहर आकर देखता है तो वो इस बात को नज़रअंदाज करके किलर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और डोंग सू मुड़कर अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। लेकिन तभी किलर उस पर चाकू से हमला कर देता है। उस बेचारे को नहीं पता था कि वो आज किस आफत में पड़ने वाला है। डोंग सू पलट के उस पर वार करता है और उसका चाकू छीन के उसके सीने में घुसा देता है। चाकू घुसते ही किलर की फटके 9 तो 11 हो जाती और वो वहाँ से भाग जाता है। डोंग सू के गुर्गे जल्दी ही अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं और जख्मी हालत में डोंग सू को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। डोंग सू की हालत देख के उनके गुर्गों का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो अपने दुश्मन गैंग पर ये सोचकर टूट पड़ते हैं आंधी तूफान की तरह कि इन्होंने ही हमारे बॉस की ऐसी हालत की है। और वहीं दूसरी तरफ हम किलर को जख्मी हालत में देखते हैं। वो हॉस्पिटल जाने की जगह अपने जख्म को खुद ही स्टेबलर से स्ट्रेचेस लगाकर सिल लेता है और एक सड़े हुए बुड्ढे को मारकर उसके कपड़े लेकर 9 तो 11 हो जाता है। वहीं डोंग सू को होश आ चुका था। डोंग सू होश में आने के बाद अपने खास चेले को बोलता है कि ये काम दुश्मन गैंग का नहीं है, तुम खामखा उनकी बजाय बड़े हो। और वो बताता है कि ये काम एक सीरियल किलर का है और वो सीरियल किलर की कार का नंबर अपने खास चेले को देता है। तभी ताइसुक वहाँ पहुँच जाता है और ताइसुक उससे पूछताछ करने लगता है कि तुम पर हमला किसने किया और ये सब कैसे हुआ। तभी डोंग सू कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ताइसुक को पता होता है कि डोंग सू झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते डोंग सू की कार के फोटोज वो ले लेता है सबूत के तौर पर। इधर डोंग सू के दिमाग में सिर्फ किलर को मारने का प्लान चल रहा था और वो एक आर्टिस्ट को बुलाता है और किलर का स्केच बनवाता है। स्केच पूरा होने पर डोंग सू जैसे देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ, ये वही किलर है जिसने मुझ पर हमला करा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि किलर ने अपना अगला शिकार कर लिया है। वो एक ट्रक वाले को मारकर उसका ट्रक ले जाने लगता है। किलर को नहीं पता होता कि उस ट्रक में एक दूसरा आदमी भी है। जैसे ही वो दूसरा आदमी किलर को दिखता है तो किलर उसका भी काम तमाम कर देता है। उसका काम तमाम करते ही किलर के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है और किलर इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो ट्रक लेके चला जाता है। और ताइसुक बेचैन था डॉन सू से सच सुनने के लिए, इसलिए वो डॉन सू के अड्डों पर रेड डाल देता है और इस सब से परेशान होकर डोंग सू ताइसुक को मिलने के लिए बुला लेता है। ताइसुक डोंग सू को बताता है कि तुम पर जो हमला किया था वो एक सीरियल किलर ने किया था। शहर में एक सीरियल किलर है जो लोगों का खून कर रहा है। डोंग सू बोलता है कि मुझे ये पहले से ही पता है कि मुझ पर एक सीरियल किलर ने हमला किया है। क्या है कि तुम्हारे नेटवर्क से ज़्यादा पावरफुल मेरा नेटवर्क है। ताइसुक डोंग सू से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे सच सच बताओ। डोंग सू उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा और ताइसुक वहाँ से चला जाता है। मूवी के आगे सीन में हम देखते हैं कि डोंग सू का चेला वो किलर का चाकू और उसकी गाड़ी ढूंढ लाता है। तब डोंग सू ताइसुक को अपने पास फ़ोन कर बुलाता है और दोनों बैठकर बात करते हैं। डोंग सू उसको किलर के चाकू और उसकी कार के बारे में बताता है और ताइसुक से शर्त रखता है कि हम दोनों मिलकर उस किलर को पकड़ेंगे, लेकिन जिसके हाथ वो किलर पहले लगा वो किलर उसका होगा। दोनों में इस बात पर सहमति बन जाती है और डोंग सू ताइसुक को लेकर
किलर की कार के पास चला जाता है और ताइसुक उस कार की अच्छे से छानबीन करने लगता है और ताइसुक स्टीयरिंग व्हील्स पर किलर के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। किलर के हमले के बाद से डोंगसुक की मार्केट वैल्यू कम हो गई थी और उसके दुश्मन गैंग दोबारा से उसके सामने सर उठाने लगे थे। डोंगसुक अपने दुश्मन गैंग के बॉस को किलर के चाकू से मरवा देता है, जिससे डोंगसुक का दुश्मन भी मर जाता है और नाम भी किलर का आता है। अगला सीन शिफ्ट होता है ताइसुक की ओर। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि जितने भी मर्डर्स हुए सबका एक ही कनेक्शन है और सारे डिपार्टमेंट के लोग उस कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताइसुक डोंगसुक के पास आया हुआ है और बिना कुछ कहे हुए ताइसुक डोंगसुक को मारने लगता है और वो समझ चुका था कि माफिया बॉस को जिस चाकू से मारा गया है वो किलर का तो चाकू भले ही है, लेकिन ये काम डोंगसुक का है। तभी डोंगसुक का भी भेजा फ्राई हो जाता है और वो जोरदार घुसंड पिलाता है ताइसुक को और उसको जमकर धोता है। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। फिर डोंगसुक बोलता है ताइसुक से कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहीं सीरियल किलर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि सीरियल किलर ने माफिया बॉस की हत्या कर दी। ये सुनकर सीरियल किलर गुस्सा हो जाता है और वो जानता था कि हत्या उसने नहीं की है, तो फिर उसकी आड़ में ये किसने गेम बजा दिया। किलर माफिया बॉस के लोगों को सच बताने के लिए माफिया बॉस के फ्यूनरल में चला जाता है और वहाँ पर वो डोंगसुक को भी देखता है और वो वहाँ पर माफिया बॉस के खास चम्मच को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे बॉस को मेरे चाकू से मारा गया है लेकिन मैंने नहीं मारा। और ये लेटर देके वो वहाँ से चला जाता है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो एक और आदमी का शिकार करता है और चक्कू पे चक्कू पेल कर उसका काम वही तमाम कर देता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि ताइसुक और डोंगसुक किलर की गाड़ी की छानबीन कर रहे होते हैं। तभी दुश्मन गैंग के लोग आकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन माफिया बॉस और पुलिस वाले की जोड़ी जल्दी ही उन सबका काम तमाम कर देती है। इस सब के बाद ताइसुक अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि किलर की सारी डिटेल्स आ चुकी है। वो किलर की फाइल को देखता है और उसके एड्रेस पे छानबीन करने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है। ताइसुक किलर के घर के अंदर देखता है कि चारों तरफ से दवाइयाँ ही दवाइयाँ थी और वो किलर का फ़ोटो भी देखता है और किलर के फ़ोटो को डोंगसुक के स्केच से मिलाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही किलर है। तो वहाँ छानबीन करने के बाद ये पता चल जाता है कि किलर की मानसिक स्थिति खराब है और बचपन में किलर के फादर उसको ब्रूटली असॉल्ट करते थे, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हो गई और वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे हत्याएं करने में काफ़ी मज़ा आता है। ताइसुक किलर की सारी जानकारी डोंगसुक को फ़ोन करके दे देता है और उसको उसका फ़ोटो भी पहुंचा देता है। डोंगसुक किलर की चटनी बनाने के लिए बेताब था। जैसे ही उसको किलर की सारी जानकारी मिलती है वो अपने सारे गुर्गों को बुला लेता है और सबको किलर के फोटोग्राफ देकर उनको शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में पहुंचा देता है और वो किलर को ढूंढने लग जाते हैं। डोंगसुक का आदेश मिलते ही उसके गुर्गे जी जान से किलर को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी उन्हें किलर का कुछ भी नामो निशान नहीं मिलता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है मूवी के अगले सीन में। हम देखते हैं कि डोंगसुक सड़क के किनारे एक छाता लिए खड़ा है और बारिश हो रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की भीगती हुई आती है। डोंगसुक उसको भीगता हुआ देख के अपना छाता उस लड़की को देता है। पहले तो लड़की मना करती है, लेकिन डोंगसुक के तेज बोलने पर वो उस छाते को ले लेती है। तभी ताइसुक वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। ताइसुक लड़की को बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी से कोई भी चीज़ नहीं ले लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो आदमी क्रिमिनल हो। तभी लड़की बोलती है कि मुझे तो आप क्रिमिनल लगते हो। ताइसुक की ऐसी बेइज्जती देखकर डोंगसुक हंसने लगता है। तभी बस आती है और वो लड़की बस में बैठकर चली जाती है और हम देखते हैं कि किलर भी उस बस में बैठा हुआ था और वो उस लड़की को भी नोटिस कर लेता है डोंगसुक के साथ में। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोंगसुक और ताइसुक एक होटल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और सस्ते नशे कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर एक खबर आती है एक लड़की के मर्डर की। वो लोग टीवी को देखने लगते हैं। डोंगसुक को वहाँ पर अपना छाता दिखाई देता है। तभी डोंगसुक समझ जाता है कि किलर ने उस लड़की को ही मार दिया है जिसको सुबह डोंगसुक ने छाता दिया था। ये खबर सुनने के बाद डोंगसुक के दिमाग के सारे तार फट जाते हैं और वो कसम खाता है कि वो अब किलर को मार के ही दम लेगा और वो अपने सारे गुर्गों को, शहर के सारे चोर बदमाश उचक्कों को किलर को ढूंढने के काम पे लगा देता है और खुद भी कुत्तों की तरह उसके सुराग में निकल जाता है। शहर की एक एक गली और चप्पे चप्पे को छानने के बाद आखिरकार डोंगसुक का एक गुर्गा ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि वो किलर किस होटल में रुका हुआ है और वो डोंगसुक को फ़ोन करके उस होटल का पता बता देता है।
डोंगसू अपने गुर्गो और ताइसुक के साथ मिलकर किलर का गेम बजाने के लिए उसकी फील्डिंग बिछा देता है। लेकिन किलर जब वहां आता है तो इतनी खामोशी को देखकर किलर समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। किलर बहुत ढेर सियाना होता है और वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से भगा देता है। ये देखकर डोंगसू और ताइसुक अपनी अपनी कार से किलर का पीछा करने लग जाते हैं। वो लोग बहुत तेज स्पीड से कार चला रहे होते, तभी किलर गलियों के पास आकर कार से उतरकर गलियों की तरफ भाग जाता है। डोंगसू, ताइसुक और डोंगसू का खास चेला तीनों अलग अलग रास्तों पर किलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी किलर डोंगसू के खास चेले को चक्कू पर चक्कू पिला के वहीं मार देता है। डोंगसू अपने खास चेले की आवाज़ सुनकर जैसे ही उसकी तरफ आता है तो वो देखता है कि किलर ने तो उसका बुरी तरह से गेम बजा दिया है। लेकिन डोंगसू का खास चेला मरते मरते डोंगसू का बोलता है कि बॉस, मैंने उसके गुर्दे पे हमला करके उसका गुर्दा जख्मी कर दिया है। डोंगसू का चेला बताता है कि उसके खून निकल रहा है। डोंगसू उस खून का पीछा करते करते एक होटल में पहुंच जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि गाने गाने वाली लड़कियां बहुत डरी हुई हैं और वो इशारों में उनसे पूछता है कि किलर अंदर है। वो इशारे से हाँ में जवाब दे देती हैं। डोंगसू एक ही झटके में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और किलर के मुंह पे इतने घुसंड पिलाता है कि उसकी शक्ल उसकी माँ भी नहीं पहचान पाएगी। डोंगसू किलर की एक टांग पकड़ के खचेड़ता हुआ उसे ले जाने लगता है। तभी ताइसुक का फोन डोंगसू के पास आता है और ताइसुक डोंगसू से कहता है कि किलर को कानून के हवाले कर दो। लेकिन डोंगसू उसे अपनी शर्त याद दिलाता है कि वो उसे पहले मिला है तो किलर पे उसका हक है और वो किलर को लेकर अपने अड्डे की ओर चला जाता है। डोंगसू अपने अड्डे पर पहुंचकर किलर को कुर्सी से बांध देता है और उसकी अच्छी से खातिरदारी करता है। लेकिन इतनी पिटाई सहने के बाद भी किलर एकदम हंसते ही जा रहा था, मान लो कि किसी हैवान की तरह वो सिर्फ हंस रहा था। डोंगसू ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके दिमाग की सारी नसें चरमरा जाती हैं और वो एक ही बार में किलर का काम तमाम करने की सोचता है। डोंगसू किलर का गेम बजाने वाला होता है कि तभी ताइसुक अपनी कार से डोंगसू के अड्डे को उड़ाता हुआ आता है और सीधे डोंगसू में आके गाड़ी ठोक देता है। डोंगसू हवा में उड़ जाता है और ताइसुक किलर को डोंगसू के अड्डे से लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर किलर को ताइसुक के साथ देखकर चौंक जाते हैं और पूरे डिपार्टमेंट में ताइसुक की तारीफ होने लग जाती है और ताइसुक किलर को हवालात में बंद कर देता है। हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि डोंगसू टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है कि उसके सारे अड्डों पर पुलिस रेड कर रही है और उसके आदमी एक एक करके पकड़े जा रहे थे। लेकिन डोंगसू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में तो सिर्फ वो किलर और उस लड़की का कत्ल घूम रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि ताइसुक उस किलर से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो किलर कुछ भी नहीं बताता है और ताइसुक को बाद में पता चलता है कि किलर एक मेडिकल एक्सपर्ट है और उसने अपने फिंगरप्रिंट्स पहले ही बदल लिए हैं। ये सुनकर ताइसुक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो किलर को उसी दौरान पीटने लगता है। मूवी के सीन में हम देखते हैं कि ताइसुक डोंगसू के पास आके ये सारी बातें बताता है। डोंगसू गुस्से में भरा हुआ होता है और वो ताइसुक पर घुसंड पिलाने लगता है। तभी ताइसुक कहता है कि छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। तभी डोंगसू एक सीक्रेट प्लान ताइसुक को बताता है और इस प्लान के बारे में हम मूवी के आगे जानेंगे कि इन दोनों में क्या बातें हुई थी। इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कोर्ट में किलर के केस की सुनवाई चल रही होती है। किलर अपनी सफाई में वहाँ पर कहता है कि बचपन में मेरे पापा मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, जिसके चलते मैं कुछ मानसिक तनाव में आ गया और मैं लोगों से कम मिलता जुलता हूँ और कम बात करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किलर कह दिया जाए और लोगों के खून का इल्ज़ाम मेरे ऊपर कर दिया जाए। किलर के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से वहाँ पर बैठे हुए लोग मायूस हो जाते हैं। ये वो लोग थे कि जिनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर किलर का शिकार हुआ था। वो लोग रोने लगते हैं। लेकिन तभी वकील कहता है कि माय लॉर्ड, मैं एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर इस किलर ने हमला किया था। जज भी गवाही के लिए इजाज़त दे देता है और यहाँ एंट्री होती है डोंगसू की, क्योंकि हम सब जानते हैं डोंगसू ही मात्र एक ऐसा इंसान था जो किलर के हमले में जिंदा बचा था। डोंगसू जज को बताता है कि इस किलर ने ही मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन किलर का वकील कहता है कि हम एक क्रिमिनल की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो डोंगसू गुस्से में आकर उस वकील से कहता है कि अगर ये सब तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ होता तो तुम इस तरह से बात नहीं करते। डोंगसू सबूत के तौर पर कोर्ट में किलर का वो स्केच देता है जो उसने हमले के फौरन बाद बनवाया था और साथ साथ वो लेटर भी देता है जो किलर ने माफिया बॉस
के चेले को दिया था जिस पे लिखा था कि तुम्हारे बॉस की हत्या मेरे चाकू से हुई है, और डोंगजू ने आगे के अल्फाज मिटा दिए थे जिसमें लिखा था कि लेकिन मैंने नहीं की। फिर डोंगजू अपने हाथ पर वो निशान दिखाता है जब किलर ने हमला किया था तो चाकू से बचने के लिए उसके हाथ पर लग गया था। इसके बाद डोंगजू अपनी शर्ट उतारता है। शर्ट उतारने पर हमें पता चलता है कि डोंगजू का गेंडे जैसा शरीर ही था जिसकी वजह से वो किलर के हमले में बच गया था। डोंगजू अपनी 56 इंच की छाती पर हाथ रख के वो निशान दिखाता है जो किलर ने चाकू मारने पर उसके सीने पे दे दिया था। डोंगजू कहता है कि ये वो निशान है जब किलर ने मुझ पर हमला किया था तब मुझ पर आया था और मैंने भी किलर पर हमला किया था। मैं जानता हूँ कि उसके सीने पर भी निशान होगा। जब कोर्ट के आदेश पर किलर का निशान देखा जाता है तो वो निशान वहाँ मौजूद होता है। डोंगजू के दिए हुए सबूतों के आधार पर कोर्ट किलर को उम्र कैद की सजा सुना देती है और डोंगजू को भी उसके काले कारनामों के चलते गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि इन मर्डर्स की मिस्ट्री सुलझाने के लिए ताइसुक को हवलदार से हटा के शहर का दरोगा बना दिया जाता है। और उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक जेल का सीन है और एक कैदी गाड़ी से बाहर आता है और उस कैदी को देख के सारे कैदी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये डोंगजू है जो कि एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ किलर को देखता हुआ आगे बढ़ता है और किलर डोंगजू को देखकर बहुत चक्कर रह जाता है और वो समझ जाता है कि डोंगजू अब उसे नहीं छोड़ेगा। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ताइसुक जब डोंगजू के पास में मदद मांगने के लिए गया था तो डोंगजू ने सारे सबूत देने के लिए एक शर्त रखी थी कि ताइसुक डोंगजू को उसी जेल में पहुंचाएगा कि जहां पर वो किलर कैद होगा। और डोंगजू कोर्ट में जाके समर्पण कर देता है और किलर के खिलाफ सारे सबूत पेश कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजू एक रस्सी लेके किलर की ओर जा रहा था। किलर नहा रहा होता है और डोंगजू को अपने पास आते हुए देख के किलर समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी का अब दी एंड होने वाला होता है और ये फिल्म भी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसमें किसी चीज़ की भी कमी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।